नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। भारी बारिश से इन दिनों एक और बड़ा शहर डूबा हुआ है और यह है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। चक्रवाती तूफान मेचोंग ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में जो तबाही मचाई है उसकी एक बानगी चेन्नई में दिख रही है। चेन्नई मेट्रोपॉलिटन शहर है, 4 बड़े शहरों में इसकी गिनती होती है, इसीलिए उसका दर्द पूरा देश देख रहा है। वैसे यह हाल कई और इलाकों का भी है, लेकिन कम से कम चेन्नई के ही बहाने हम अपने अंधाधुंध निर्माणों और अवैध कब्जों का असर देख लें। ये आज की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर से शॉट लिया गया है। चेन्नई शहर का बड़ा इलाका डूबा हुआ है। चेन्नई के कई इलाकों में तूफान की वजह से भारी बारिश से जो बाढ़ आई उससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। स्कूल कई दिनों से बंद हैं। कई जगहों पर पीने के साफ पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है। सीवेज का गंदा पानी घरों के अंदर आ चुका है और ये गंदगी गली मोहल्लों में बारिश के पानी के साथ खुले में अब बह रही है। कई दिनों से कई इलाकों में बिजली कटी हुई है। हालांकि सरकार का कहना है कि अब 85% इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। आपने भी देखा होगा, चेन्नई एयरपोर्ट पर जबरदस्त पानी भर गया था, जिस वजह से उसको एक दिन बंद करना पड़ा। कई रेलगाड़ियों को रद्द भी करना पड़ा। निचले इलाकों में रहने वाले 6000 से ज्यादा लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में ले जाया गया। पानी निकालने के लिए 500 बड़े पंप लगाए गए। कई इलाकों में फंसे लोगों तक खाना, पानी, दूध सब पहुंचाया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन राजधानी में घूम घूमकर हालात देखते रहे। कहा कि 2015 के मुकाबले इस बार नुकसान कम हुआ है। ऊपर आसमान से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डूबे हुए चेन्नई का आज जायजा लिया। शहरों की बेबसी तो उभर कर सामने आ जाती है जब कोई हस्ती कहीं पर फंस जाए। इस बार चेन्नई की इस बाढ़ ने अभिनेता आमिर खान को एक जगह पर फंसा दिया या कहें सीमित कर दिया। वो बचाव के लिए भेजी गई एक बोट पर बैठे नजर आए। उनकी तस्वीरें वायरल हुई तो लोगों को लगा कि चेन्नई वास्तव में परेशान है, जबकि चेन्नई के लोग हमेशा से अपनी परेशानी बयां करते रहे हैं। चलिए इसी बहाने ही सही चेन्नई पर कुछ और बात तो हुई। कोई भी तबाही तब बड़ी नजर आती है जब या तो कोई हस्ती फंस जाए या कोई विचित्र तस्वीर वहां से बाहर आ जाए। बरसात से जब चेन्नई और उसके नदी नालों के बीच पानी लेवल एक ही हो गया था तो पानी में रहने वाले जीव जंतु भी शहरों में सड़कों पर दिखने लगे। चेन्नई के बाहरी इलाके में एक मगरमच्छ की सड़क पार करती यह तस्वीर खूब वायरल हुई थी। ये तस्वीर भी आज की चेन्नई की ही है, जो और भी ज्यादा चिंता पैदा करती है। बारिश के पानी में सिर्फ सीवेज का गंदा पानी ही मिक्स नहीं होता। इस तस्वीर में कुछ पेट्रोलियम पदार्थ भी रिहायशी इलाकों में पानी के साथ मिले दिख रहे हैं, जो इमारतों के बीच, सड़कों के ऊपर और नालों में बह रहा है। लोग कमर से ऊपर इस पानी में चल रहे हैं। इस पानी में राहत और बचाव के लिए नावें तैर रही हैं। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CPCL ने कहा है कि वो इस बात की जांच करेगा कि ये पेट्रोलियम पदार्थ कहां से आया, लेकिन उसने रिफाइनरी की पाइपलाइन में लीक होने से इनकार किया है। पहले यह माना जा रहा था कि रिफाइनरी का लीक पदार्थ ही पानी में मिल गया है। इससे पहले घरों के पानी में डूबने, सड़कों पर खड़ी कारों के पानी में डूबने की तस्वीरें तो चल ही रही थी। हमेशा की तरह आपदा में इस बार भी SDRF और NDRF के जवान राहत और बचाव में लगे हुए नजर आए। चेन्नई में बाढ़ प्रभावित इलाकों से हमारे सहयोगी सैम डैनियल की ये रिपोर्ट देखिए, जो लोगों के पास जाकर उनकी तकलीफ समझने की कोशिश कर रहे हैं। सत्तानवे साल के वेंकटेश्वरन को 4 दिन से ठीक से खाना नहीं मिला है। वो मादीपक्कम में है। चेन्नई का ये इलाका बुरी तरह पानी में डूबा हुआ है। हालांकि ये 4000 करोड़ के स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का हिस्सा है। घर में बिजली नहीं थी, इसलिए परिवार उनके लिए मैश्ड राइस तैयार नहीं कर सका जो उनको चाहिए। उनकी पत्नी ने हाथ से
मैश करने की कोशिश की, लेकिन वो इसे खा नहीं पाए। कुछ खा नहीं पा रहे हैं। पिछले 4 दिन में इनका वजन गिर गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं। छोटा सा कारोबार चलाने वाली प्रसन्ना मुझे बताती हैं कि तूफान मीचांग आने से ठीक पहले वो घर से निकल गईं। नवंबर की भारी बारिश के दौरान इस जगह पानी जमता ही है, लेकिन इस बार परिवार की जीवन भर की कमाई नाले में बह गई। एक कार और 2 डिलीवरी गाड़ियों सहित 7 लाख का नुकसान। काफी नुकसान हुआ है। हमें अभी थोड़ी मदद मिली है। इससे बाहर आने में हमें 4 साल लगेंगे। We need to push and work at again 4 years. यहाँ रहने वाले गुस्से में हैं। उनके गले तक पानी था और उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। बुजुर्ग मुरली कृष्णन का ओवन 3 दिन बाद गर्म हुआ। वो नाराज हैं कि कोई नेता या अफसर उनका डूबा इलाका देखने नहीं आया। They will not be able to take the wrath of the people. नेता लोग प्रभावितों को देखने नहीं आए। सोचिए कि वो जनता के गुस्से का सामना नहीं करना चाहते हैं, उनमें हिम्मत नहीं है। I think they don't have the guts to come our places. तीसरे दिन जाकर यहाँ खाना और पानी पहुँचाया गया और अधिकारी भीतरी इलाकों में आए। उनका कहना है पहले दिन यहाँ दाखिल होना नामुमकिन था। सरकार कहती है कि अगर ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं होते तो चेन्नई में तबाही मच जाती। पहले दिन हम भारी बारिश की वजह से आ नहीं सके। अगले दिन हमने बचाव अभियान शुरू किया, जिसमें बुजुर्गों और बीमारों को प्राथमिकता पर रखा गया। अब ये जांच का विषय है कि 4000 करोड़ के स्टॉर्म वाटर ड्रेन नाकाम क्यों रहे। लोग मानते हैं कि सरकारी मशीनरी फेल हो गई। इन हालात में सबको 2015 याद आ रहा है, जब बाढ़ में सब कुछ डूब गया था, और सवाल है कि अधिकारियों ने पिछली बार से क्या कोई सबक नहीं लिया। चेन्नई से सैम डैनियल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सैम डैनियल की रिपोर्ट देखकर दिल दहल जाता है। जो लोग इसको झेल रहे हैं उन पर क्या बीत रही होगी। चेन्नई में इस बाढ़ से उद्योग धंधों को भी हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। चेन्नई के अंबातूर को दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लघु उद्योग क्षेत्र माना जाता है। बाढ़ से वहां के सैकड़ों छोटे उद्योगों को कम से कम 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। बारिश की वजह से श्रीपेरुम्बदूर में ह्यूंडई की फैक्ट्री सोमवार को बंद रही। चेन्नई के करीब आईफोन बनाने वाले फॉक्सकॉन और पेंगाट्रॉन में भी प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। ओल्ड महाबलीपुरम रोड पर आईटी कॉरिडोर भी बंद करना पड़ा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बाढ़ से राहत और बचाव के लिए केंद्र सरकार से 5000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालात का जायजा लेने और मदद के आश्वासन के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी से बात की है। गृह मंत्री ने ऐलान किया कि उन्होंने स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से तमिलनाडु के लिए 450 करोड़ रुपए और पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के लिए 493.6 करोड़ रुपए तुरंत राहत और बचाव के लिए जारी कर दिए हैं। गृह मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि चेन्नई के लिए 561 करोड़ रुपए फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट के लिए मंजूर किए गए हैं। फ्लड मिटिगेशन यानी बाढ़ के असर को कम करने की कोशिश, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छा ये होता कि फ्लड प्रिवेंशन पर ध्यान दिया जाता, यानी ऐसे इंतजाम पहले ही किए जाएं, ऐसे बाढ़ की स्थिति आ ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन बताते हैं कि एहतियातन पहले ही बचाव में खर्च 1 रुपए बाद में होने वाले नुकसान के 6 रुपए को बचाता है। अगर चेन्नई की बात करें तो वहां ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच लौटते मानसून में यह हमेशा से ही काफी बारिश होती रही है। 1969, 1976, 1985, 1996, 1998, 2005, 2015, 2018 में चेन्नई ऐसी भारी बारिश से गुजर चुका है, लेकिन बदलते समय के साथ ये बारिश उस पर और भारी साबित होती जा रही है। बीते 10 साल में तीसरी बार चेन्नई का इतना बुरा हाल हुआ है। नवंबर 2015 में भी भारी बारिश के बाद ये हाल हुआ था। जनवरी 2018 में भी मूसलाधार बारिश के बाद चेन्नई ने उसी इतिहास को दोहराया और एक बार फिर चेन्नई को हमने ऐसे ही बदहाल अपने घुटनों पर पड़े देखा है।
ये तीनों तस्वीरें बीते 10 साल में 3 बार चेन्नई का बुरा हाल बयां कर रही है और कारण वही बारिश और पानी का जमाव। इस बार चक्रवाती तूफान से भारी बारिश तो हुई, लेकिन चेन्नई का बड़ा इलाका क्या सिर्फ इसी वजह से डूब गया? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल कुदरत जब करोड़ों साल में किसी भी लैंडस्केप को तैयार करती है तो उसमें एक तरह का संतुलन भी बनता चलता है। ऊंची नीची जमीन पर पानी के निकलने के कुदरती रास्ते बनते हैं जो नदियों और प्राकृतिक नालों तक या झरनों की शक्ल में नजर आते हैं। कुछ जगहों पर झील और तालाब बन जाते हैं जो जमीन के अंदर पानी यानी अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। दरअसल पानी अपना रास्ता खुद ही तय कर देता है। हमने क्या किया? हमने उसके रास्तों पर अवरोध यानी बाधाएं पैदा कर दी हैं निर्माण के नाम पर। पानी की निकासी के सभी कुदरती रास्ते बंद कर दिए हैं। दलदली जमीन जिसे मार्शलैंड या वेटलैंड कहते हैं उन्हें सुखा दिया है। उस जमीन पर अब अंधाधुंध निर्माण चल रहा है। बड़े बड़े बिल्डर सरकारों की नाक के नीचे, शायद सरकारों की सहमति से भी खुलेआम ये करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि तालाब झीलों पर कब्जे हो गए हैं, नदियों के किनारों पर कब्जे हो रहे हैं या फिर अंधाधुंध निर्माण चल रहा है। अंधाधुंध शहरीकरण में सब जगह जमीन पर सीमेंट कंक्रीट बिछाने की होड़ लग गई है। ऐसे में पानी जाए तो जाए कहाँ? वो हमारे इन निर्माणों के बीच से ही रास्ता बना लेता है या उन्हें डुबो देता है और तब हम कहते हैं कि पानी भर गया, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ये तो होगा ही। शहर का पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बिगड़ जो चुका है। चेन्नई में कूवम, अडयार और बकिंगम नहर शहर में अतिरिक्त पानी को निकालकर समुद्र तक पहुंचाने का जरिया थी, लेकिन वो अब ऐसा नहीं कर पा रही हैं। कूवम नदी, अडयार नदी के किनारों पर अवैध कब्जा और निर्माण हो चुका है। चेन्नई का एयरपोर्ट पूरी तरीके से अडयार नदी के फ्लड प्लेन यानी बाढ़ के मैदान पर बना है, जहां बरसात के दिनों में अडयार नदी उफान कर बहती है और वो आज अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान उतरते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विमान वहां से उड़ते हैं। चेन्नई का एलिवेटेड रेलवे सिस्टम MRTS बकिंगम कैनाल और पलीकरनई दलदल के रास्ते पर बनाया गया है। आज से 100 साल पहले चेन्नई में पानी एक विशाल भंडार था जिसे लॉन्ग टैंक कहते थे। वहां अब टी नगर यानी त्यागराजा नगर बन चुका है। वेलाचारी झील, विलिवक्कम झील और अंबातूर झील सिकुड़ चुकी हैं। उनके बड़े इलाकों पर अवैध कब्जे और निर्माण हो रहे हैं। पल्लीकरनई का मीलों विस्तार में फैला दलदल काफी हद तक सूख चुका है। चेन्नई में पल्लीकरनई मार्शलैंड हमेशा से एक स्पॉन्ज यानी सोखते का काम करता था, जो बारिश के अतिरिक्त पानी को सोख कर जमीन के नीचे पहुंचा देता था। अंडरग्राउंड पानी भी रिचार्ज हो जाता था। चेन्नई के दक्षिण उपनगर में ये मार्शलैंड 250 वर्ग किलोमीटर इलाके में बरसात का पानी सोखता था। कुछ साल पहले तक इसका विस्तार 50 वर्ग किलोमीटर में था। आज ये महज 4.3 वर्ग किलोमीटर में सिमट कर रह गया है। बीते कुछ साल में इसके उत्तरी छोर पर ठोस कचरे का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। 2 बड़ी सड़कें इसके बीचों बीच से गुजरती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इसी के किनारे पर बना है। इसके किनारे IT कॉरिडोर, नॉलेज कॉरिडोर भी बना दिए गए हैं। यहाँ की खुली जगहों पर नालों पर अंधाधुंध कब्जा हुआ है और वहाँ लोग बस गए हैं। पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ? वो सड़कों पर ही तो आएगा, रिहायशी इलाकों में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि इस बारे में पहले से पता नहीं था। 2008 में चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया 2026 के दूसरे मास्टर प्लान में चेतावनी दी थी कि पल्लीकरनई के दलदल की जो अहमियत है और जिस तरह से वो पानी की निकासी करता है, उसे देखते हुए उसे संरक्षित किया जाना चाहिए और उसमें किसी भी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच भी इस पर अपना फैसला दे चुकी है, जिसमें सरकार को निर्देश दिया गया कि वो तालाबों, झीलों के किनारे निर्माण के लेआउट या योजनाओं की इजाज़त ना दे। चेन्नई में कई झील और दलदली भूमि रही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 के दशक में चेन्नई में 600 से ज़्यादा छोटे तालाब या झीलें थीं। बारिश का पानी इन तक पहुंचता था और बाकी शहर इस तरह से नहीं डूबता था।
लेकिन आज उनमें से बस कुछ ही तालाब बचे हैं। वो खुद ब खुद गायब नहीं हो गए हैं, उनमें सीमेंट या कंक्रीट बिछ चुका है। अवैध तरीके से वहां कब्जा कर बड़े बड़े रिहायशी इलाके बना दिए गए हैं और अगर कोई 30 साल बाद पहली बार चेन्नई लौटे तो उसे ये सब साफ साफ दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि सरकारों को इसकी जानकारी नहीं होती। तमिलनाडु सरकार ने तो कुदरती तालाबों, झीलों को बचाने और उनमें नई जान फूंकने के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। कुदीमारामथु नाम की इस योजना के तहत राज्य भर में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। सैकड़ों तालाबों, झीलों की डीसिल्टिंग हुई है ताकि उनकी गहराई बढ़े। उन्हें बचाने के काम में आम लोगों और किसानों की मदद ली गई, लेकिन चेन्नई में इसका कुछ खास असर नहीं दिख रहा है। जब कुदरती निकासी का सिस्टम ठप हो जाए तो पैसा लगाकर नया ड्रेनेज सिस्टम बनता है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि चेन्नई में ड्रेनेज सिस्टम पर 4000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और 85% काम पूरा हो चुका है। जानकार कहते हैं कि ऐसे कृत्रिम बरसाती नाले ही किसी शहर को ऐसी आफत से नहीं बचा सकते। चेन्नई में बाढ़ का ये पानी बताता है कि नए बरसाती नालों से अगर पानी एक जगह से निकला होगा तो कहीं और जमा हो गया होगा। यह हाल सिर्फ चेन्नई का नहीं है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता सभी बड़े शहरों का लगभग यही हाल है, जिन्होंने पानी के कुदरती रास्तों को अंधाधुंध निर्माण से ढक दिया है। शहरों का निर्माण जब भी हो उसके मास्टर प्लान में पानी की समुचित निकासी के इंतजाम होने ही चाहिए। कुदरती नदी, नालों, तालाबों और झीलों को निर्माण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। दलदली जमीनों, तालाबों, झीलों पर निर्माण पर पाबंदी लगनी चाहिए। इनकी डीसिल्टिंग हो, यानी उनके तल में जमा हो चुकी मिट्टी को हटाया जाए ताकि उनकी गहराई बनी रहे, वो ज्यादा पानी सोख पाए। बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बड़े पैमाने पर की जानी चाहिए। सच्चाई तो यह है कि अब हम कुदरत को दोष देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते, बिल्कुल नहीं झाड़ सकते। ग्लोबल वार्मिंग अब एक सत्य है और उसके दोषी हम और आप ही हैं। विकास की अंधी दौड़ में हमने ग्रीन हाउस गैसों का इतना उत्सर्जन किया है, जंगलों को इतना काट दिया है कि अब हम ग्लोबल वार्मिंग के असर से बच नहीं सकते। इसका असर कम करने के लिए जो होगा उसे होने में अब दशकों लगेंगे। इस बीच मौसम का मिजाज न जाने कितनी बार बिगड़ेगा। हर बार हम यही कहते मिलेंगे, अब जैसा हो रहा है वैसा पहले तो नहीं होता था। ऐसे कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में मौसम का ये मिजाज पहले नहीं देखा था। कहीं सूखा ज्यादा पड़ेगा, चक्रवाती तूफान पहले से ज्यादा आएंगे जो पहले से ज्यादा भयानक साबित होंगे। बारिश होगी तो कम समय में बहुत सीमित जगह पर बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। इन्हें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कहते हैं। इनका असर और भी भयानक इसलिए साबित होगा कि हमने धरती के खुद को संभालने के कुदरती तरीकों पर भी अपने अंधे विकास की तलवार चला दी है। चेन्नई के इस हाल पर हमने बात की जाने माने टाउन प्लानर चंद्रशेखर प्रभु से। हमने उनसे पूछा कि जो अंधाधुंध शहरीकरण हो रहा है उसमें हमें क्या बदलाव करने होंगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि अब हर बड़े शहर का हाल आज के चेन्नई की तरह है। देखिए, शहर के 50% से ज्यादा जमीन ऐसी होती है जिसमें पानी बरसने के बाद में जमीन के अंदर वो पानी खींच लिया जाता है। लेकिन शहरीकरण होने की वजह से हर जगह में कंक्रीट, हर जगह में मतलब मदर अर्थ के साथ में, जमीन के साथ में संबंध जैसे शहरों का टूटा जा रहा है। तो इतने बड़े पैमाने पे बिल्डरों के कहने पे कंस्ट्रक्शन होता है, तो उससे बरसात जब गिरती है तो उस बरसात का पानी जमीन के अंदर जाने से अगर रोक देंगे आप तो उससे बाढ़ तो बढ़ेगी। तो शहरीकरण जिस रफ्तारी से होना चाहिए उससे दुगने रफ्तारी से या 3 गुना रफ्तारी से अगर शहरीकरण हो जाए तो ऐसी चीजें बार बार होंगी ही होंगी। मास्टर प्लान एक बात है, उसको बनाना दूसरी बात है और उसका अमल करना या ना करना तीसरी बात है। पहले तो मास्टर प्लान बने ही नहीं, दूसरे तो अगर बने भी तो भी वो ठीक नहीं बने, तीसरे तो वो साइंटिफिक तरीके से उन मास्टर प्लान का अमल नहीं हुआ, चौथा तो अमल नहीं होने के बाद में भी उन मास्टर प्लान के खिलाफ ही
सारी चीजें करने लग गए। तो हर चीज, तो मास्टर प्लान बना के क्या फायदा है अगर मास्टर प्लान बन के भी उसका अमल ही नहीं आपका होता है। और पांचवी चीज, ये सब करने के बाद में भी अगर आप बिल्डर के बहकावे में आके या उनके इन्फ्लुएंस में आके उनको कुछ भी करने दे, तो सारे शहरों की तकलीफ ये हुई। गुरुग्राम में हुआ है, बार बार हुआ है, दिल्ली में हुआ है, बार बार हुआ है, हर जगह में हुआ है। और अब आगे बढ़ते हैं। मौसम की मार का असर हमने चेन्नई में देखा। हालांकि वो मार मौसम से ज्यादा इंसानी लापरवाही का नतीजा है। मौसम की बदमिजाजी से अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित होता है तो वो है हमारा अपना किसान। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से इस साल 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में फसलों को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा संतरे, अंगूर और कपास की फसल को हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा के पहले दिन विपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को निशाने पर लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने खेतों में पहुंच गए। गले में फल और सब्जियों की माला पहने विधायक और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के पहले दिन ये नजारा दिखा। विपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा, कहा कि किसान संकट में थे और मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में लगे थे। चक्रीवादळ आहे, दक्षिणेकडून आलेला, त्यांनी धुमाकूळ घातला, अवकाळी सत्यानाश केला, पूर्ण पीक काही हातात मिळत नाही। आम्ही फिरून आलो अध्यक्ष महोदय। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार ने किसानों को अपनी हालत पर छोड़ दिया है। हमारे जाने के बाद सरकार के कुछ मंत्री गए थे किसानों को मिलने। किसान मुश्किल में थे और सीएम चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। ते पण जातील, पण ते प्रचारात व्यस्त होते अध्यक्ष महोदय। पण शेतकऱ्याच्या बांधावर जाण्यासाठी यांना वेळ नव्हता अध्यक्ष। सरकार का कोई ध्यान नहीं। इन्होंने खास करके जो अभी अनसीजनल रेन में जो कपास का नुकसान है, तूर का नुकसान हुआ, इसका जल्द से जल्द मुआवजा किसानों को जल्द से जल्द देना चाहिए। लेकिन आपको बताऊं, मैं 7-8 महीने पहले ऐसी अतिवृष्टि जब हुई थी, उस टाइम का भी मुआवजा अभी तक मिला नहीं करके किसान डरे हुए हैं कि अभी जो अनसीजनल रेन है उसका ही मुआवजा, पहले का मुआवजा मिला नहीं तो ये नया मुआवजा कैसी सरकार देंगी। सरकार भी हरकत में आई। सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और कृषि मंत्री धनंजय मुंडे को लेकर फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। बेमौसम बारिश की वजह से लगभग 4 लाख हेक्टेयर की फसल को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान संतरा, अंगूर और कपास की फसल को पहुंचा है। कृषि मंत्री का कहना है कि सरकार जल्द बड़े पैकेज का ऐलान करेगी। पैकेज के अनाउंसमेंट किया जा सकता है, बल्कि ये सरकार करेगी। जैसे जैसी नैसर्गिक आपत्ति आती है, ये नेचुरल कैलेमिटी के तौर पे ये सरकार पिछली बार दिया गया जो पैकेज है उससे कई ज्यादा किसानों के पीछे खड़े रहने के लिए तैयार है। शिंदे सरकार की मौजूदा स्थिति एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी हो गई है। सरकार की तिजोरी पर पहले ही आर्थिक बोझा है, तो विपक्ष किसानों के लिए बड़े पैकेज का दबाव सरकार पर बना रहा है। ऐसे में सरकार की स्थिति तलवार की धार पर चलने जैसे हो गई है। नागपुर से विनय शुक्ला और अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बात अंतर्राष्ट्रीय खबर की, हम बात कर रहे हैं इजराइल और हमास के बीच जंग फिर तेज हो गई है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का दौरा किया है। खास बात यह है कि पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट है और इस वजह से वो विदेशी दौरों पर जाने से बचते हैं। इसके बावजूद पुतिन इन 2 देशों के दौरे पर आए हैं। इसके जरिए पुतिन ने पश्चिम एशिया में रूस के प्रभाव को दिखाने की कोशिश की है। इस मामले में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। इजराइल और हमास जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूएई और सऊदी अरब का दौरा किया है। 4 फाइटर जेट्स की निगरानी में पुतिन का विमान जब यूएई पहुंचा तो यूएई के जेट्स ने आसमान में रूसी झंडे के रंग बिखेरे। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने अपने महल में पुतिन का स्वागत किया। पुतिन का ये दौरा कई मायनों में अहम है। यूक्रेन से बच्चों को ज़बरदस्ती रूस भेजने के मामले में मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जो कि अभी भी वैध है। इस वजह से पुतिन ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका भी नहीं गए, क्योंकि उनको वहां अपनी गिरफ्तारी का डर था।
लेकिन यूएई और सऊदी अरब आईसीसी के सिग्नेटरी नहीं हैं, इसलिए पुतिन ने यह दौरा किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से मॉस्को और आबू धाबी के बीच वाणिज्यिक संबंधों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। रूसी न्यूज़ एजेंसी तास के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार 68% बढ़ा है। इसी तरह रूसी अर्थशास्त्रियों के मुताबिक रूस और सऊदी अरब के बीच कृषि, खाद्य और ऊर्जा उत्पादों के क्षेत्र में व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इन दो देशों का दौरा कर पुतिन ने मध्य पूर्व में रूस के प्रभाव को दिखाने की कोशिश की है, खासतौर पर तब जब इजराइल हमास जंग को लेकर इस इलाके में अमेरिका के प्रति भारी नाराजगी है। इजराइल जिस तरह से गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और वहां बड़ी तादाद में आम लोगों की जान जा रही है, उससे इजराइल की काफ़ी आलोचना हो रही है। हालांकि रूस इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ संतुलित संबंध को लेकर चलता रहा है, लेकिन पुतिन ने इसमें थोड़ा बदलाव करने की कोशिश की है। 7 अक्टूबर के हमास के हमले की निंदा उन्होंने 3 दिनों के बाद की और साथ ही उसके लिए उन्होंने अमेरिका की मध्य पूर्व की नीति को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 26 अक्टूबर को बंधकों की रिहाई पर बातचीत के लिए पुतिन ने हमास के एक प्रतिनिधिमंडल को मॉस्को बुलाया। इजराइल के अधिकारियों ने इस पर काफ़ी नाराज़गी जताई थी। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। ऐसे में अमेरिका के खिलाफ भड़की भावना को रूस अपने फ़ायदे के इस्तेमाल में भुनाना चाहता है। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों की कोशिश रूस को दुनिया में अलग थलग करने की रही है। रूस के तेल निर्यात समेत कई तरह के प्रतिबंधों से जो रूस है वो गुजर रहा है, उससे जूझ रहा है, और जिससे रूस का जो निर्यात है वो बाधित हुआ है और उसे सस्ते दर पर तेल बेचना पड़ रहा है। रूस, सऊदी अरब और यूएई तीनों देश तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस के सदस्य हैं। ओपेक प्लस ने 30 नवंबर को अपनी जो आपूर्ति है उसमें 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम करने का फैसला किया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की जो कीमत है वो चढ़ सके, जो गिरावट आ रही है वो रुक सके और कीमत चढ़ सके। जाहिर है कि इसका रूस को फ़ायदा होगा। इजराइल हमास जंग ने रूस को मध्य पूर्व में अपना असर बढ़ाने का एक मौका दिया है। पुतिन के मॉस्को लौटते ही वहाँ ईरान के राष्ट्रपति पहुँच रहे हैं। अमेरिका ईरान पर रूस को हथियार देने का आरोप लगाता रहा है, जिसका इस्तेमाल वो यूक्रेन के खिलाफ करता है। इजराइल हमास के पीछे ईरान का पूरा हाथ बताता रहा है। रूस की तरह ईरान भी अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का शिकार है और ऐसे में जाहिर है कि ईरान और रूस एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और अब बात एक चुनावी वायदे की। नेताओं पर अक्सर ये इल्जाम लगता है कि वह अपना वादा पूरा नहीं करते, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने कुछ अलग अंदाज में अपना वादा पूरा किया है। ऐसा किया है कि मुंह काला करना पड़ा उनको। तो वो तो बीच में दिग्विजय सिंह ने काले टीके से काम चला दिया, वरना आज बरैया साहब का मुंह काला होना तय था। जिस तरह से काला रंग लगता है कि नजर न लगे बरैया जी को, उस तरह का हम उनका टीका लगाएंगे। बेचारे बरैया जी कांग्रेस के जीते हुए विधायक हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव हार कर दुखी है। फूल सिंह बरैया जीत कर भी दुखी हो गए, इसलिए कि उनकी ही प्रतिज्ञा की कालिक उनके चेहरे का पीछा करने लगी। अब अपने चेहरे पर कालिक क्या पोतते, तो बीच का रास्ता उनके नेता दिग्विजय सिंह ने निकाला और एक टीका लगाया। जब सवाल उठा कि कालिक की बात थी, तो दोनों गालों और ठुड्डी पर भी टीका लगाया। अपने विधायक का बचाव किया कि ये टीका तो अब शगुनों से बचाने वाला है। आप अपने वचन के पक्के हैं, लेकिन आपने जो कहा था वो तो सही निकला। पोस्टल बैलेट में तो 50 सीटें उनकी नहीं आई। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपका मुंह पर काला रंग नहीं लगेगा। आपके सत्य वचन और आपके प्रतिबद्धता पर हम आपको बधाई देते हैं। और जिस तरह से काला रंग लगता है कि नजर न लगे बरैया जी को, उस तरह का हम उनका टीका लगाएंगे और उनके गाल पे 2 बिंदी लगाएंगे। दरअसल चुनाव के दौरान फूल सिंह बरैया को पूरा विश्वास था कि जीतेगी तो कांग्रेस ही, और ऐसी जीत हासिल करेगी जो इतिहास रचेगी। जोशी जोश में ये भी प्रतिज्ञा कर बैठे कि बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें मिल गई तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे। इतने पर भी नहीं रुके, ये तक कह दिया कि तारीख 7 दिसंबर होगी और जगह
भोपाल राजभवन। लेकिन बरैया पब्लिक का मूड भांप नहीं पाए और पब्लिक है कि उसने बीजेपी को 150 से भी ज्यादा सीटें दे दी। अब लोग मजा लेने लगे कि बरैया जी मुंह कब काला करेंगे, तो दिग्विजय सिंह ने टीका लगाकर पिंड छुड़ाया। मैं अपने वचनों पर अमल करने का वाला इंसान हूं, मैं तो अपना जो कहता हूं वो करता हूं। अब इनकी रुचि केवल मेरे द्वारा स्वयं के चेहरे पर काला रंग लगाने को देखने की है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुन लो भाजपाइयों, ये काला रंग क्या है? यह तो मेरे चेहरे पर लगा काला रंग है। इसी से तुम्हारे काले कारनामों का इतिहास लिखा जाएगा। काला कदम कदम पर कर रहे हो संविधान का अपमान तुम, अब तो इसी रंग से तुम्हारा सत्ता से संन्यास लिखा जाएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म का ज्ञान दिया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए फल दुखदायी हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल आज इतना ही। मुझको दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।